नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना संकट के बीच खास फोकस आज दिल्ली पर हम रखेंगे। दिल्ली की तस्वीर आपको बता दें इस वक्त क्या है। कोरोना के हालात हर दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं और डेथ मीटर भी राज्य में बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1359 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना केसेस की संख्या 25,000 के पार जा चुकी है, जबकि 650 लोगों के कुल अब तक कोरोना से मौत भी हो चुकी है। तो ओवरऑल मामले 25,004, मौतें 650 और 24 घंटे में 1359 मामले और 22 लोगों की जान गई। अब यह समझिए कि दिल्ली में कोरोना का डेथ मीटर किस रफ्तार के साथ भाग रहा है। दिल्ली में 28 मई तक कोरोना से 316 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यह अचानक 29 मई को फिगर 398 पर पहुंच गया। 6 दिन में तस्वीर और भी डरावनी हो गई। 3 जून तक दिल्ली में 606 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके थे और अब यानी कि एक दिन बाद यह संख्या 650 पर आ चुकी है। अब दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है कि हालात काबू में नहीं आ रहे? हमारे अस्पतालों की हालत क्या है? हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना को लेकर वो राज्य में कैसा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर DK शर्मा। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। जो अभी हमने आंकड़े बताए, जाहिर है आप तो रोज डील कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक तरफ ओपन अप हो रहे हैं, हम अपने बाजार खोल रहे हैं, शहर को खोल दिया है, मामले लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इतनी रफ्तार से मामले बढ़ने की कोई खास वजह? देखिए, हमें नियमों का पालन करना होगा और अब क्योंकि जिस रफ्तार से यह डिजीज जो है फैल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि हमें जो है इसके साथ रहना होगा। वी हैव टू लिव विद इट। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है अपना बचाव करना है, हमें जो है मास्क पहन के रखना है, हमें अपने साफ सफाई रखनी है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना है। अगर हम ये 3 चीजें लेकर चलेंगे तो फिर पूरा बचाव हो सकता है। लेकिन अधिकतर हो यही रहा है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब लोग ये ले रहे हैं कि वायरस यहां से चला गया है, जो कि सच नहीं है। सर, अब जो चिंता है वो ये है कि संक्रमण बढ़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे ज्यादा संख्या में, उनको उपचार अस्पतालों में मिल पाएगा या नहीं? आप दिल्ली के बारे में क्या बता सकते हैं बतौर आप एम्स MS होकर के, कि दिल्ली में जो हमारा कोरोना के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं, क्या पर्याप्त हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है कि जिन मरीजों को एडमिशन की आवश्यकता है उनको किसी भी हालत में एडमिशन जरूर हो, और उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से इस बारे में काफी काम कर रही है। लेकिन मैं इस बारे में ये क्लियर करना चाहूंगा कि हर पेशेंट को जिसको के कोरोना हुआ है, कोविड डिजीज हुई है, उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है। 80 से 85% मामले ऐसे हैं जिनको के माइल्ड डिजीज है या वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको जो है अस्पताल में भर्ती होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में भर्ती जो है केवल 10-12% लोगों को है। और जहां तक आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, तो वेंटिलेटर की आवश्यकता लगभग जो आज के आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 2-3% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। जी सर, जो आप बता रहे हैं वो आंकड़ा है हमारे पास कि दिल्ली के अंदर कुल मामले जितने भी हुए हैं उसमें एक्टिव केसेस में 23% लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और 65% लोग होम आइसोलेशन के अंदर हैं, और बाकी की जो है वो उनको कोविड सेंटर्स के अंदर रखा गया, आइसोलेशन के अंदर। सर, अगर आपके अपने हम हॉस्पिटल की बात करें, आपके यहां भी जरूर ये मामले आते होंगे, आपके यहां पर क्या परिस्थिति है? देखिए, आज की डेट में हमने जो है अपने 2 सेंटर्स को जो है कोविड में कन्वर्ट किया है। हमारा जो एपेक्स ट्रॉमा सेंटर है, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, तो उसको हमने कंप्लीटली कोविड हॉस्पिटल बना दिया है। और दूसरी हमारा एक और कैंपस है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर कैंपस, उसको भी हमने कोविड बना दिया है। तो जो हमारे जो माइल्ड से मॉडरेट केसेस हैं उनको हम लोग NCI झज्जर में रख रहे हैं, और जो मॉडरेट से सीवियर केसेस हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में रख रहे हैं। इस समय पर आज की डेट में हमारे पास लगभग 710-15 पेशेंट जो हैं वो दोनों सेंटर्स में मिलाकर एडमिट हैं। लेकिन उसमें से जो ट्रॉमा सेंटर में हैं वो कम है, वो लगभग हमारे पास 160 पेशेंट हैं आज की डेट में, और उसमें से वेंटिलेटर पर सिर्फ 15 या 16 लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि 700 कुछ में से अगर 15 लोग वेंटिलेटर पर हैं और 25-30 लोग ऑक्सीजन पर हैं,
तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि बहुत सीवियर बीमारी नहीं है अधिकतर लोगों को, अधिकतर लोग माइल्ड केसेस हैं। सर, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं। आपने कहा कि हर व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ये बात ठीक है, लेकिन कई केसेस हमारे सामने भी ऐसे आए हैं कि बहुत सीवियर सिम्टम्स होने के बावजूद अस्पताल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। क्या दिल्ली के अस्पताल बिल्कुल चोक हो गए कोविड मामलों से? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। यहाँ पे कहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है तो वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को एडमिशन की आवश्यकता है तो मैं ये मानता हूं कि अस्पतालों को ना नहीं कहनी चाहिए। अगर किसी वजह से किसी एक अस्पताल में उस समय पर जो है कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है और फिर उस पेशेंट को वहां पर रेफर किया जा सकता है ताकि मरीज परेशान ना हो, आपस में कम्युनिकेट करके और फिर मरीज को भर्ती करने का मौका दिया जाए। सर, आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी जिस भी पहले अस्पताल में मरीज पहुंचा है, अगर वहां जगह नहीं है तो ये वो अस्पताल जिम्मेदारी उठाए कि वो उसको किसी दूसरे अस्पताल में जगह दिलाएगा? अमूमन होता यह है कि वो मरीज वहां से निराश होकर चला जाता है, फिर वो दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहता है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और जिस भी अस्पताल में मरीज जाता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो खुद एडमिट नहीं कर सकते हैं तो किसी और हॉस्पिटल में उसको रेफर करें। लेकिन ये रेफर करने का काम तब होना चाहिए आफ्टर टेलीफोन पे कंफर्म करके कि उनके पास बेड अवेलेबल है। ये नहीं है कि उन्होंने जहां पे रेफर किया वहां पे फिर से बेड नहीं मिला, ये होना ठीक नहीं है। सर, आपके यहां अभी कितनी क्षमता बाकी है, कितने बेड्स खाली हैं अगर जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को? तो देखिए, वेरिएबल फिगर है, पेशेंट एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो एब्सोल्यूट फिगर जो है लेट अस से कि भाई 15-20 पेशेंट इस टाइम पे बेड खाली होंगे, लेकिन बात यह है कि भाई 20 डिस्चार्ज हो जाएंगे तो 35 हो जाएंगे, लेकिन अगर 30 पेशेंट आ गए तो 5 बेड रह जाएंगे। तो ये तो मिनट टू मिनट वेरी करता है। सर, 2-3 विवाद चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस पर आपका रुख मैं जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि आज अगर किसी को सिम्टम हो जाता है तो वो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि उसको करना क्या, वो कहां जाएगा अपना टेस्ट करने के लिए। दिल्ली के अंदर 8 लैब पहले बैन की जा चुकी हैं, टेस्टिंग में उनकी अनियमितताएं पाई गई थी। हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या? फर्ज करें मुझे ही कोई सिम्टम आ जाए, मैं कहां जाऊं? देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर्स वाइडली पॉपुलराइज किए हैं, तो आपको जो है हेल्पलाइन को कांटेक्ट करना होगा। हेल्पलाइन के लोग जो हैं पहले आपकी बात सुनेंगे, आपके सिम्टम को समझेंगे, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता भी है या नहीं है, और अगर जो है वो ये समझेंगे कि आवश्यकता है तो फिर आपको जो है आपका नियरेस्ट कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी लैब है जहां पर टेस्ट हो सकता है, तो वो गाइड करेंगे। तो सेंट्रल हेल्पलाइन इसके अंदर बहुत एक लाइफ लाइन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। सर, एक कंट्रोवर्सी ये भी है, हमने कई डॉक्टर्स से बात की है, दिल्ली में ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी अस्पतालों के पास क्षमता 50 बेड से ज्यादा है वो अपने 20% बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करेंगे। इस पर बहुत डॉक्टर कम्युनिटी का कहना है ये है कि इससे स्प्रेड का खतरा ज्यादा है। अच्छा ये हो कि आप किसी पूरे अस्पताल को कोविड का अस्पताल डिक्लेयर कर दें, बजाय कि ज्यादा अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती करने के। देखिए, मैं इस विषय में कोई कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस हैं और मैं जो है अपने अस्पताल को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है, कैसे मरीजों का अच्छा देखभाल की जा सकती है, तो मैं उसी पे कंसंट्रेट करूंगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। चलिए ठीक है सर, लेकिन फिलहाल आप चूंकि एक्टिव केसेस के मामले में आप दिल्ली केवल महाराष्ट्र से पीछे रह गया है, तो आप दिल्ली के ओवरऑल हालात को कैसे समझाएंगे व्यूअर्स के लिए, कितने खतरनाक हैं? देखिए, अभी जो है केसेस का नंबर बढ़ रहा है और अभी हमें थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि अगर हम जो है कुछ समय तक सावधान रहें, लगभग 1-2 महीने अगर और सावधान रहें और जैसा मैंने पहले कहा कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हैंड हाइजीन रखें, तो हम जो है इसके ऊपर काबू पा लेंगे। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई कोई बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इन नियमों का पालन करना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर DK शर्मा, MS एम्स हमसे